एजेंट माफिया जो है वो यकीनन हर जगह पे इस वक्त वो जो है अभी छाए हुए हैं अभी तक। हालांकि लीबिया में आप देखें कि सख्त पाबंदी है, फिर भी उसके बावजूद रिसेंटली सैकड़ों की तादाद में लीबिया के रास्ते लोग वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर यूनान पहुँचे हैं, जो कि वहाँ पर की अथॉरिटीज़ ने पकड़ कर उनको वहाँ पर कैंपों में बंद किया है। लेकिन सर जहाँ तक स्पेन के यहाँ पर जो माफिया है उसका ताल्लुक है, एजेंट माफिया, ये इंसानी स्मगलर भी इनको कहा जाता है। यकीनन वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च करके यूरोप में आए हैं, तो जाहिर बात है कि वो हर तरीका ढूंढेंगे कि उसे किसी न किसी तरीके से वहाँ की जो है वो पेपर मिल जाए, इमिग्रेशन हो जाए। लेकिन आपने बड़ा एक जो है चौंका देने वाली बात की है कि उनको 1 साल का जो है वो पेपर मिलेंगे 1 साल के लिए, तो फिर 6 माह उनको काम साबित करना होगा कि 6 माह से वो काम कर रहे हैं। तो क्या वो मिनिमम 6 मंथ। लेकिन ये बताइएगा कि जो 6 माह काम करेंगे, अगर 1 साल के बाद उनका वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर एक्सटेंडेबल कितना एक्सटेंड किया जाएगा और कब तक वो एक्सटेंड करवाते रहेंगे अपने वीज़े को? जो पहला कार्ड है ये 1 साल का होगा। अगर इसके बाद एक्सटेंड होता है तो आपको अगला कार्ड 4 साल का या 3 साल का, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। या 3 साल का मिलेगा और या 4 साल का मिलेगा। ठीक है। तो अच्छा, जब आपके 5 साल पूरे होते हैं तो फिर आपको 5 साल का मिलता है। तो 5 साल के बाद आपको 10 साल के बाद परमानेंट मिल जाता है फिर आपको। अच्छा, वो 10 साल तक वहाँ पर जो है वो टैक्स देते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे? बिल्कुल 10 साल। आपको पहला कार्ड जो है आपने मिनिमम, आप जितनी आप कार्ड की मुद्दत होती है उसमें हाफ से ज्यादा आपने काम करना होता है। बल्कि अगर आपको 1 साल का मिलता है तो 6 महीने, जब इसके बाद अगर आपको 4 साल का मिलता है तो कम से कम 2 साल से ऊपर आपने काम किया होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं। तो 50% से ज्यादा ड्यूरेशन कार्ड की उस पर आपने काम प्रॉपर करना है और उसका टैक्स भी देना है। काम वहाँ पे तो शो ही वो होता है जो मंथली टैक्स देता है। वही सारी बात है, 10 साल तक आपने वहाँ पर रहना है और कानूनी तरीके से आपने टैक्सेस देने हैं, तो फिर जाकर आपको कहीं वहाँ पर मुस्तकिल परमानेंट मिलेगा। लेकिन इस दौरान जो है अगर उसकी जॉब नहीं रहती तो फिर वो नई जॉब तो ढूंढ सकते हैं ना, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है कि आपने फलां नहीं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो इस इमिग्रेशन के पेपर हैं, पहले क्या होता था कि आपको अगर काम की इजाजत मिली तो आप काम ही कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम है इस इमिग्रेशन के अंदर आपको जो कार्ड मिलेगा 1 साल का, उस पे आप चाहे अपना बिजनेस करें, अपनी शॉप बना लें या अपना सेल्फ एम्प्लॉय कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छा हुआ स्पेन में कि आपको कार्ड मिलते ही कोई काम भी कर सकते हैं, कोई भी काम। ये बड़ी अच्छी एक बात है कि ओपन अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन खालिद साहब ये बताइएगा कि अब ये जो काम की इजाज़त मिलेगी फिर 10 साल तक ये कोई पब्लिक फंड तो नहीं ले सकेंगे? नहीं, वहाँ पे पब्लिक फंड नहीं होता जिस तरह आप समझेंगे यूके के अंदर या वो है, वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अगर आपने काम किया 1 साल काम किया तो अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। वो आपके काम की जितना आपने ड्यूरेशन काम किया उसके हिसाब से आपको जो है ना, अगर आपने 1 साल किया तो आपको 2 महीने जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फंड मिलता है। वो आपने जो दिया होता है वही वापस मिलता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो यकीनन खालिद साहब ये जो आपने बात की है कि अब जो 1 साल का इनको काम मिलेगा, जिस तरह अब यूरोप में जो यूरोपियन है, जो मुस्तकिल सुकूनत जिनकी है, वो तो पूरे यूरोप में घूम फिर सकते हैं, जहाँ मर्जी काम कर सकते हैं। तो क्या ये जो जिनकी इमिग्रेशन होगी 1 साल का जिन्हें परमिट मिलेगा, तो ये भी स्पेन से बाहर तो नहीं काम कर सकेंगे, यूरोप में घूम फिर सकेंगे, ट्रैवल की भी इनको इजाज़त होगी, काम सिर्फ स्पेन में करेंगे? इसकी क्या सिचुएशन होगी? जी, ट्रैवल तो पूरे यूरोप में कर सकते हैं, जितने भी शेंगन स्टेट है आप उसमें कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए आपको जो शर्त है, एक तो आपको परमानेंट कार्ड चाहिए 10 साल के बाद, और उसके बाद एक कार्ड होता है स्पेशल जो अप्लाई करना होता है, आपने EU कार्ड, यूरोपियन कम्युनिटी कार्ड होता है, वो अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप किसी दूसरे मुल्क में, वो भी एक स्पेशल एक प्रोसीजर है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब जो लोग नॉर्मल कार्ड, हाँ जी, अब लोग जो हैं कुछ ऐसे जी, वो समझते हैं जी उनको अब स्पेन की इमिग्रेशन मिल गई है, वो पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर वो स्पेन से बाहर काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो यकीनन वो फिर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं और गैर कानूनी ही गिने जाएंगे।
बिल्कुल वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर आप काम करते हैं, ज़ाहिर है आप जब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि तो वो जिस तरह गैर कानूनी काम है। आपके इल्म में है ना कि अब एप्लीकेशन जो है वो अब 15 लाख है, लेट से कि अब 5 लाख से, अब जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्पेन में भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं। तो अब बिल्कुल। ये यकीनन अब ऐसी बात भी होगी कि अगर वो लोग स्पेन में नहीं हैं, उनको वहाँ की जो है वो रिहाइश मिल जाती है, काम की इजाज़त मिल जाती है, कार्ड मिल जाता है, तो वो पाबंद होंगे कि स्पेन में काम करें। अगर वो कहीं बाहर काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो यकीनन उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो अब जुर्म भी हो सकता है कि आप एक मुल्क में आपको इजाज़त है तो आप वहाँ पे नहीं है, इटली में काम कर रहे हैं, पुर्तगाल में कर रहे हैं, या यूरोप के किसी और मुल्क में कर रहे हैं, या जर्मनी में है, या यूनान में है, या यूके में है, तो ये भी तो एक मसला है ना इनके ऊपर। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है ना, कि आपको काम की इजाज़त मिली है, आपको स्पेशल काम करने की परमिट दिया गया है कि आपने स्पेन में काम करना है, और आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे कंट्री में, तो इसका बड़ी सीरियस एक्शन लेंगे। और ये जो इमिग्रेशन के पेपर है, खासकर इन पे अगर कुछ होता है तो मेरे ख्याल में उस कार्ड का रिन्यू होना मुश्किल हो जाएगा कल को। बिल्कुल खाल साहब, ये बड़ी एक अच्छी हुकूमत की ये कोशिश थी कि जो गैर कानूनी है स्पेन के अंदर, बड़ी तादाद में लातीनी अमेरिकन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं और दीगर ममालिक के लोग हैं, इनको लीगल फ्रेमवर्क में लाया जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके भी इल्म में है कि ना सिर्फ अफ्रीका के अंदर, जापान में, साउथ एशिया, अफ्रीका, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर, फिर उसके बाद आप यूके में आ जाएं, यानी कि सब मुल्कों के अंदर इस वक्त जो फार राइट ग्रुप्स हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं कि जो गैर मुल्की हैं इनको इनको अपने मुल्कों से निकालो। और बहुत ज़्यादा हुकूमतों को, बरतानवी और यूरोप की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने कवानीन में तब्दीली भी लानी पड़ी है, चूँकि उन गवर्नमेंट्स की मकबूलियत कम हो रही है। लेकिन स्पेन की हुकूमत ने यह स्टेप लिया है। क्या स्पेन के अंदर भी सुनने में आया था कि वहाँ पर भी फार राइट ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बहुत ऐसे ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन हैं और उनको बजाय 5 लाख लोगों को यहाँ पे रखने के, यहाँ के मुकामी लोगों को जॉब्स दी जाएं, वो बेरोज़गार फिर रहे हैं और बाहर के लोग जॉबें कर रहे हैं, इनको वापस उनके मुल्कों में भेजा जाए। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है? नहीं, इस हवाले से तो स्पेन के अंदर जो है वो हमारी जो एक पॉलिटिकल पार्टी वोक्स के नाम से है, वो इस वक्त अपनी अच्छी खासी बुलंदी पर जा रही है और दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा हो रहा ऐसे ही है। है। इमिग्रेशन के दौरान खासकर जो बड़े शहर हैं, बार्सिलोना है, मैड्रिड है, वलेंसिया है, इसमें ऐसे ऐसे इस किस्म के वाकयात हुए हैं जो अनबिलीवेबल है, जो आज तक हमने भी नहीं देखे। यानी कि डंडों से, छुरियों से, कुहाड़ियों से जो है वो इमिग्रेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें मराकश के भी हैं, उसमें अफ्रीका वाले भी हैं, और ये हम खुद उनको मवाद दे रहे हैं और ताकि वो इस बात पे प्रोटेस्ट कर सके, और उनकी आवाज़ दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती जा रही है। इस वक्त बार्सिलोना के अंदर ये पोजीशन है कि एक तो रश बहुत ज़्यादा है इमिग्रेंट्स का, फिर ऊपर से ज़ाहिर है जो लोग पेपरों का इंतज़ार कर रहे हैं, फिलहाल उनके पास जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो वो जो भी इलीगल ज़राए, जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें मुलवस हो रहे हैं, और वहीं से लड़ाइयाँ जो आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी और मराकश की दोनों कम्युनिटियाँ इस वक्त जो लाकानूनियत के हवाले से दोनों टॉप पे जा रही हैं। हमारा अक्सर पाकिस्तानियों का जिक्र होता है कि बड़ी अच्छी, बड़ी वर्कर कम्युनिटी है, बड़ा अच्छा, लेकिन इस वक्त स्पेन के अंदर इनका मोराल बहुत डाउन है, और ये सब हम अपनी हरकतों की वजह से, वो उन लोगों को भी हम अपने खिलाफ कर रहे हैं जो कभी हमारे हक में थे। अब वोक्स पार्टी जो है वो इस वक्त स्पेन की जो है थर्ड बड़ी पार्टी बन गई है। अगर इलेक्शन, ये जो मौजूदा सूरत नजर आ रही है, अगर ये फर्ज करें आप इस 13 लाख या 15 लाख लोगों को पेपर दे देते हैं, ज़ाहिर है एक बंदा स्पेनिश जहाँ पे काम करता है, एक फैक्ट्री वाले तो अपना जो है, या एक कंपनी वाले ने अपना फायदा देखना है कि एक स्पेनिश जो है वो 1500 में मिल रहा है और एक लीगल स्पेनिश जो है मुझे 1000 में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसने जो है वो एक गैर मुल्की को रखना है। उससे थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़ेगी लोकल लोगों में, और ये भी एक मवाद होगा उन पार्टियों के लिए खेलने के लिए और उसको मूव करने के लिए। ये उनको भी पता है कि इमिग्रेंट्स के बगैर हम नहीं चल सकते, लेकिन हम खुद उनको इतना मवाद दे रहे हैं को उनको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं, और हम वो क्या कहते हैं बोरियां भर भर के उनको दे रहे हैं, ये लो और खेलो इस पे। और उससे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमेशा हमारी हमायत करते थे कि ये वर्कर कम्युनिटी है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हमने उनको भी उस जगह पे ला खड़ा किया कि आज वो भी अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्पेनिश जानने वाले हैं जी। जिनका ओपिनियन पिछले 6 से 8 माह के अंदर चेंज हुआ। उन्होंने कहा भाई हम
अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये मैं तो अपने जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं उनके साथ, क्योंकि हमारा डायरेक्ट तल्लक है, ये उस दायरे से नहीं निकलते। ज़बान नहीं सीखनी, वहाँ का मकामी इदारों में जो रहन-सहन है, उनका पहनावा ही आप देख लें तो हम तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पे, और अपने ही दोस्त हम पे तनकीद करते हैं। लेकिन आपको मौका मिले तो बार्सिलोना में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो मिनी पाकिस्तान। तनकीद बन जैसा देश वैसा भेस जो है ना। हम अक्सर मिसाल यूके की देते हैं, यूके को आप भूल जाइए। यूके की मिसाल लेके आप यूरोप में नहीं रह सकते। यूके में आप एक सलवार कमीज पहन के आप मस्जिद में हजार सौ के हिसाब से लोग निकले, यहाँ के लोग जो है यूज टू हैं। दूसरा, यहाँ पे हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी ज्यादा है कि वो नजर नहीं आता। तो इसकी जब यूरोप के अंदर जब आप इस किस्म के हालात पैदा करेंगे, मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि जिस जिस मोहल्ले में हमारी मस्जिद मौजूद है स्पेन के अंदर, वो जी। सारा मोहल्ला हमसे तंग है। ना तो हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, ना हमारा मुल्क इस बात की इजाज़त है, ना हमारा मुआशरा देता है। लेकिन हमने उन लोगों को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि वो लोग अब हमारी हर जगह पे मुखालफत करते हैं। लेकिन उसकी तो बुनियादी वजह क्या है खालिद साहब? देखें, अब स्पेन तो बड़ा वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जहाँ पर ये लोग हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ पर वो लोग तंग भी हैं दूसरी कम्युनिटी के। तो क्या वजह क्या है? ये मुसलमान और पाकिस्तानी क्या उनको तंग करते हैं, या क्या बुनियादी वजह क्या है लड़ाई झगड़े की और इस तरह के हालात जो कुशीदा है? डायरेक्टली तंग कोई भी नहीं करता, लेकिन हम माहौल ऐसा बना देते हैं ना। अब मिसाल के तौर पे हम मस्जिद में आए हैं जुमा पढ़ने के लिए, तो जुमा पढ़ के तो पहले तो हमारी मस्जिदें छोटी हैं, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो सड़कों अगर पे दो लाश हो जाते दो हैं। नमाजें होनी है तो हम थोड़ा सा उसको साइड पे खड़े हो जाए, उसको इस तरीके से करें कि मकामी लोग तंग ना हो। ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बिहेवियर रखेंगे तो वो लोग तंग होंगे। फिर हम जब मस्जिद से या किसी भी ऐसी जगह से निकलते हैं तो बाहर निकल के हम गलियों में खड़े हो जाते हैं, और वहां पे अपनी जबान में बात करना, ऊंचा ऊंचा बोलना। तो बहुत सारी ऐसी वजूहत है, उसमें मराकश की कम्युनिटी भी शामिल है, अफ्रीका वाले भी हैं, हम भी हैं। तो हम उस मोहल्ले में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो जो कल हमारी हमायत करते थे कि यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए, ये लोग बहुत अच्छे हैं, वही लोग कुछ अरसे के बाद कहते हैं नहीं जी हमने तो गलती कर बैठे, यहाँ पे इनको मस्जिद की इजाजत दे दी। तो मुआशरे के अंदर इंटीग्रेट करना और मुआशरे के साथ चलना, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, हम इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जो हम करते थे पाकिस्तान में या जो हमारा है वही अच्छा है। यहाँ आप क्या कि आपको अगर एक चीज़ नहीं अच्छी, आप समझते हैं कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन उस मुआशरे में रहने